गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का नया सब्जेक्ट। किसका? ज्योग्राफी। भाई ये ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी ज्योग्राफी क्या होती है? भूविज्ञान। क्या होती है? भूविज्ञान। तो इसके अंदर क्या होता है? जमीन के अंदरूनी हिस्से, बाहरी हिस्से, आकाश का, अंतरिक्ष का हिस्सा, ये सभी ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के अंदर अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर पहला पार्ट क्या आता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। और एक पार्ट होता है इसका एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का काम होता है, एस्ट्रोनॉमी बनाया गया है किसके लिए? अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए, अंतरिक्ष की खोज के लिए, यानी कि अंतरिक्ष में हमें क्या क्या दिखाई देता है, उन सब चीजों का जिक्र एस्ट्रोनॉमी में पाया जाता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी भी अंतरिक्ष के अंदर ही होता है, लेकिन इसका जो कार्य होता है वो ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताता है कि हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर या हमारी राशि के ऊपर किस ग्रह का कितना प्रभाव है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा चल रहा है, कौन सी राशि में है। तो इस तरह के जो बताए जाते हैं पंडितों के माध्यम से, वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आते हैं और बाकी चीजें एस्ट्रोनॉमी में आती हैं। एस्ट्रोनॉमी। अब भाई अंतरिक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? किसका? अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में खगोलिकी बोलते हैं। खगोलिकी। खगोल की। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है हिंदी में? खगोल की। तो वही ब्रह्मांड का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी कहलाता है। उसके बाद ये ब्रह्मांड क्या होता है? जब भी हम अपनी पृथ्वी के ऊपर से अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड जो सभी मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इसलिए जो अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड ब्रह्मांड कहलाते हैं। इसके अंदर तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और भाई उल्का, उल्का पिंड, ये सभी आ जाते हैं। इन सब से मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है। उसके बाद जो है ब्रह्मांड के अंदर जब हम देखते हैं तो भाई ब्रह्मांड के अंदर हमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या दिखाई देते हैं? तारे। क्या दिखाई देते हैं? तारे। तारे को इंग्लिश में स्टार बोला जाता है, स्टार। तो हमें जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं अंतरिक्ष के अंदर, जिनकी कोई गिनती नहीं होती। हमारा जो ब्रह्मांड है वो आकाश गंगा के अंदर स्थित है। आकाश गंगा। क्या है? आकाश गंगा। हमारा जो ब्रह्मांड है या हम जिस ब्रह्मांड के अंदर रह रहे हैं, हमारे जो ग्रह आते हैं सभी वो आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं। ये आकाश गंगा क्या होती है भाई? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? अब हमारी जो आकाश गंगा के चैप्टर के अंदर बताएंगे कि भाई आकाश गंगा जो होती हैं वो क्या होती हैं। और आकाश गंगा हम जो है किस आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं? हमारी आकाश गंगा का नाम, इस आकाश गंगा को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिल्की वे, दुग्ध मेखला,
और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। तो दुग्ध मेखला, आकाश गंगा, मिल्की वे, ये सभी जो है हमारी आकाश गंगा के नाम है। और हमारी आकाश गंगा को ही मिल्की वे बोलते हैं, आकाश गंगा को ही दुग्ध मेखला बोलते हैं। और जो हमारी आकाश गंगा होती है, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। हम जो है मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर रहते हैं। अंतरिक्ष के अंदर जो है लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। और सब के अंदर अपना अपना ब्रह्मांड है, सबका अपना अपना ब्रह्मांड है। उसके अंदर ग्रह भी मिलेंगे, उसके अंदर तारे भी मिलेंगे, सूर्य भी उसके अलग अलग होंगे। सब आकाश गंगाओं के अंदर सूर्य मिलेगा, सबसे बड़े तारे को सूर्य बोलेंगे। और हमारी मंदाकिनी के अंदर आने वाला जो हमारा सबसे बड़ा तारा है वो है हमारा सूर्य। हमारा सूर्य जिसको हम सन बोलते हैं, ये हमें जो है ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, जिसके कारण हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रह पाते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। तो भाई हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य है और ये जो हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है, जिसके कारण हम अपना जीवन जो है आसानी से जी पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। तो आज हम ज्यादा ना करके आज सिर्फ तारों के बारे में पढ़ेंगे भी। तारे किस प्रकार से जन्म लेते हैं, तारे क्या होते हैं, तारों का जो है जीवन चक्र कैसे चलता है और तारों का अंत कैसे होता है। तो आज ज्यादा ना करके पहला टॉपिक लेंगे इसके अंदर से तारे, फिर लेंगे धीरे धीरे करके हर टॉपिक उठाऊंगे भी। तारे के बाद आकाश गंगा पे भी आ जाएंगे, आकाश गंगा के बाद सूर्य पे आ जाएंगे, सूर्य के बाद ग्रह पे आ जाएंगे। इस तरह से हम जो है अंतरिक्ष की सभी चीजों को आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम केवल तारों के बारे में पढ़ेंगे कि भी तारे क्या होते हैं। तो आइए चलो क्लास को शुरू करते हैं तारों से कि भी तारे होते क्या हैं। आकाश गंगा का विस्तार से वर्णन आकाश गंगा वाली क्लास के अंदर करेंगे। तो भाई अब हम करेंगे तारे। क्या करेंगे? तारे या स्टार। ध्यान से देखना, तारों का निर्माण कहां से शुरू होता है? अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी गैसें जो हैं वो खुले आम घूमती रहती हैं, खुले आम गमन करती रहती हैं, गति करती रहती हैं, ठीक है, किसी न किसी फोर्स के माध्यम से। अब ये फोर्स कहाँ से आता है? ये प्रकाश कहाँ से आता है जिसके कारण हमें अंतरिक्ष में सभी चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं, ये प्रकाश देती हैं। तो इसके लिए एक बोला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि भाई एक व्हाइट होल है और जिसके अंदर से ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश आ रहा है और उस प्रकाश के कारण ही ये सभी तारे चमकते हैं, सभी ग्रह उपग्रह चमकते हैं। लेकिन ये एक काल्पनिक बात है, ऐसा नहीं है। तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो तो सूर्य के प्रकाश या तारों के प्रकाश के माध्यम से ही चमकते हैं। तो जो तारे होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो गैसों के ही बने होते हैं, इनके अंदर गैसें ही होती हैं। तो जो तारे होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? अंतरिक्ष के अंदर विचरण करने वाली अनेक प्रकार की विस्फोटक गैसें वो खुले आम विचरती रहती हैं किसी न किसी फोर्स के कारण। फोर्स मीन्स जैसे हमें कोई गेंद दे दी जाए और गेंद को हम लुढ़का देते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे जाएगी, लेकिन आगे जाने के बाद वो धीमी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक कर एक स्थान पर ठहर जाएगी। इसी तरह से उन गैसों के साथ है, जब उन गैसों के ऊपर फोर्स लगता है तो वो तेजी से आगे बढ़ती हैं और जब फोर्स कम होता जाता है उनका तो उनकी गति कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उनका जो बढ़ने का क्रम था वो रुक जाता है और वो सारी गैसें एक जगह के ऊपर केंद्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो गैसें हैं ये अंतरिक्ष में पाई जाने वाली गैसें हैं। कौन सी हैं? गैसों के बादल। क्या है ये? गैसों के बादल। गैसों के बादल ये किस
अवस्था में विचरण कर रहे हैं, विरल अवस्था में, विरल माध्यम के अंदर। विरल माध्यम मीन्स खुले आम, विरल माध्यम में ये गमन कर रहे हैं। जब इनका फोर्स, जब इनका बल धीरे धीरे कम होता जाता है तो ये एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं और उसके चारों तरफ इकट्ठी होकर एक बादल हा बना लेती हैं, गहरा बड़ा बादल। तो इसके बाद जब इनका बल खत्म हो जाता है तो ये जो विचर रही थी विरल माध्यम में, ये धीरे धीरे सघन माध्यम के अंदर परिवर्तित होना आरंभ हो जाती हैं। तो इनकी दूसरी अवस्था क्या होती है, ये गैसों के बादल जो होते हैं जितने सघन माध्यम में होते जाएंगे उतना ही आकार कम होता जाएगा। किसी चीज ने जितना ज्यादा रगड़ोगे, जितना ज्यादा दबाओगे तो उसका जो आकार है वो कम होता चला जाएगा। तो ये गैस जब सारा हो जाएंगी तो ये ज्यादा मात्रा में एरिया में फैली हुई थी तो अब वो कम एरिया में फैली हैं, लेकिन पहले से ज्यादा दिखाई दे रही हैं, इसलिए उनका जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस अवस्था में आ जाती हैं केंद्रित होकर और क्या बना लेती हैं ये। इस अवस्था में आने के बाद इसको बोलते हैं निहारिका, यानी कि दिखाई देने वाली, निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है, नेबुला, ठीक है, नेबुला। तो ये केंद्रित होकर एक निहारिका बना लेती है। निहारिका का मतलब होता है गैस का ही बादल होता है, लेकिन पहले हम उसको देख नहीं पा रहे थे अच्छी प्रकार से, लेकिन अब उसको आसानी के साथ देख पा रहे हैं। देखने का मतलब होता है निहारना। निहारना का मतलब हम उसको आसानी से निहार सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार उसका नाम निहारिका पड़ जाता है। निहारिका को नेबुला भी बोला जाता है और वो हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बादल के रूप में दिखाई देनी आरंभ हो जाती है। तीसरी जो स्टेज होती है वो कब शुरू होती है, जब ये गैसों के बादल एक केंद्र के ऊपर इकट्ठे होकर और जो गैसें हैं वो उसके चारों तरफ घूमना, तो सर्कल तो बनाती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो उनके जो कण थे, जो उनके पार्टिकल थे, जब वो आपस में समीप आ जाते हैं और चक्कर लगाते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है। टकराने के कारण उनके अंदर घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण उसके अंदर आग लग जाती है। आग लग जाती है तो इसके अंदर जो गैसें थी उनके अंदर आग लग जाती है। आग लगने से उसके अंदर रोशनी उत्पन्न हो जाती है। रोशनी उत्पन्न होने के बाद जो है वो एक तारे का रूप ले लेता है। किसका, तारे का। तो भाई वो एक तारा बन जाता है, स्टार। यहां पर तारे का जन्म होता है। तो तारे का जन्म कैसे होता है, खुलेआम घूमने वाले अंतरिक्ष में गैसों के जो बादल होते थे वो विरल माध्यम के अंदर घूम रहे थे। उसके बाद जब उनका फोर्स खत्म हो जाता है तो वो केंद्रित होकर सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं। विरल माध्यम से किस में आगे वो सघन माध्यम के अंदर आ जाते हैं, सघन माध्यम में। और उस केंद्र के ऊपर जब वो जितना सघन माध्यम के अंदर जाते जाएंगे, जितना घनत्व बढ़ता जाएगा, उसके जो पार्टिकल हैं वो घूमते हुए एक दूसरे से टकराना आरंभ कर देते हैं। ऐसी अवस्था में उसके पार्टिकल घर्षण के कारण आग पकड़ लेते हैं और उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद जो है वो प्रकाश देना आरंभ कर देता है और इस प्रकार जो उसको हम तारा बोलना आरंभ कर देते हैं। अब इस तारे के अंदर आग पकड़ रहा है जो वास्तव में वो ईंधन क्या है, स्टार, तारा। तारे के अंदर ईंधन के रूप में क्या पाया जाता है, ईंधन के रूप में उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, इसके अंदर हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन जो है जब आग पकड़ लेती है तो उसके अंदर एक क्रिया आरंभ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं संलयन अभिक्रिया। कौन सी, संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। संलयन अभिक्रिया जिसके अंदर कोई पार्टिकल, कोई गैस का अणु टूटकर किसी दूसरे अणु के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो है ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। किसी एक कण का टूटकर दूसरे कण में परिवर्तित होना, दूसरे कण के अंदर बदलना। तो दूसरे कण के अंदर बदलने की क्रिया के अंदर संलयन अभिक्रिया कहलाती है और इसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा एक दूसरी
विधि भी है, दूसरी अभिक्रिया भी है जिसको बोलते हैं विखंडन अभिक्रिया। यानी कि जैसे हाइड्रोजन का कोई पार्टिकल है या हाइड्रोजन का कोई बम है, जब वो फट जाता है, फटने के बाद वो विनाश करता है, वो बम की तरह फटता है। बम की तरह फटने से वो चारों तरफ जो है फैल जाता है, बिखर जाता है और ज्यादा मात्रा में विनाश करता है, लेकिन इससे कम शक्तिशाली होता है। तो संलयन अभिक्रिया सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, विखंडन अभिक्रिया संलयन से कम शक्तिशाली होती है, लेकिन वो आवाज ज्यादा करती है और दूर तक विनाश करती है। ये भी दूर तक ही विनाश करती है, लेकिन इसमें कोई विस्फोट नहीं होता, ये एक जगह शांत रहती है। इसके अंदर से किरणें निकलती रहती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो किरणें ही जो है विनाश करती हैं। तो वही ईंधन के रूप में तारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और इसका जो हाइड्रोजन है वो संलयन अभिक्रिया के माध्यम से हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिससे ऊर्जा निकलती है, और जो तारा होता है वो चमकना आरंभ कर देता है। अब तारा क्या होता है? ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊर्जा हो और अपनी उष्मा हो और अपना ही प्रकाश हो। ऐसा आकाशीय पिंड जितने भी होंगे वो सारे तारे कहलाएंगे, और बाकी के जो दूसरे तारों के प्रकाश से चमकते हैं वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि कहलाएंगे। ठीक है। तो भाई ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम संलयन अभिक्रिया होती है, और इसके अंदर तारों का जो जन्म होता है तो उसकी जो उम्र होती है, किसी भी चीज का जन्म होगा तो उसकी एक आयु भी होगी। तारों की जो आयु होती है वो तारे के अंदर पाए जाने वाले ईंधन के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। किस पर करती है? द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तारे की आयु तारे के अंदर पाए जाने वाले ईंधन के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और एक तारे की जो औसतन आयु बताई गई है वो 5 अरब वर्ष बताई गई है। 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष तक कोई तारा जो है जीवित रहेगा, इसके अंदर जो ये ईंधन है वो जलता रहेगा। क्यों जलता रहेगा? क्योंकि तारे का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा क्या होता है? ईंधन है, जैसे सूखा ईंधन है, लकड़ी वगैरह है, वो ठोस अवस्था में होती है। प्लाज्मा अवस्था के अंदर होता है ना तो वो ठोस ना वो तरल, वो बीच का एक गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे हम प्लास्टिक की थैली को लेके आते हैं, बहुत बड़ी होती है, प्लास्टिक का कोई भी वस्तु लेकर आते हैं, जब उसको आग लगाते हैं तो वो क्या होता है? सिकुड़ना आरंभ कर देती है। सिकुड़ कर और पानी की तरह टपक कर और एक जगह के ऊपर इकट्ठी होकर, बहुत बड़ी चीज थी लेकिन आग लगने के बाद वो छोटी सी बन जाती है। तो इस प्रकार जो वो छोटी सी बन जाती है और उसका जो वो गाढ़े रंग का पदार्थ बन जाता है वही प्लाज्मा अवस्था होती है। जैसे हम थूकते हैं या खंगार करते हैं, खखार जब हम करते हैं तो हमारे खखार के अंदर या हमारी खांसी के साथ जो बलगम आता है, बलगम का जो आकार होता है वो भी प्लाज्मा कहलाता है। या रोड बनाते समय जब तारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, जब तारकोल के ड्रामों को गर्म किया जाता है तो वहां पर एक गाढ़े रंग का, काले रंग का पदार्थ तैयार हो जाता है, वो भी एक प्लाज्मा अवस्था ही होती है। तो ऐसा पदार्थ जो ना ही ठोस हो और ना ही बिल्कुल तरल हो, बीच की अवस्था में हो, वो सारे प्लाज्मा कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद भाई तारों का रंग भी होता है। जो तारे होते हैं उनका तो रंग भी होता है। सबसे पहले होता है लाल रंग। कैसा रंग? लाल। लाल कब होगा? यह होगा जब बिल्कुल निम्न ताप होगा। कितना निम्न ताप? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस जब उसका ताप होगा तो वो निम्न ताप कहलाएगा तारे का, और इस अवस्था में वो तारा हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद होता है मध्यम अवस्था, मध्यम ताप। मध्यम ताप में कितना होता है? 6 से 12-13 हजार डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यानी कि 6000 से ज्यादा और 12-13 हजार डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान पहुंच जाता है तो वो उसकी मध्यम अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था में जो तारा होता है वो सफेद रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? सफेद रंग का दिखाई देता है। वही आई समझ में। और इसके बाद जो होता है उच्च तापमान। उच्च तापमान कितना होता है? 13 के से
ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो सकता है, डिग्री सेल्सियस। 13,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जब तापमान हो जाता है तो वो उच्च तापमान कहलाता है, और इस अवस्था में जो है तारे का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। तो तारों के अंदर 3 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। जब वो 6,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान को होगा तो लाल रंग का दिखेगा। 13,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान आ जाएगा तो वो सफेद रंग का दिखेगा, और 12-13,000 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा चला जाएगा तो फिर वो उच्च तापमान में आ जाएगा, और उच्च तापमान कितना भी ज्यादा हो सके है फिर वो नीले रंग का दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है तारे का जन्म हो जाता है। यहाँ तक हमने किया है तारे का जन्म कहाँ हुआ। तो तारे का जन्म इस अवस्था तक आते आते हो जाता है। उसके बाद ये 5 अरब वर्षों तक ऐसे ही जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। अब हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। जब वो जलता है और वो प्रकाश देता है तो वो हमारी पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है, और उसको हम यूज करते हैं। वो हमारे लिए लाभदायक होता है, इसलिए हम उसको सूर्य बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा तारा है। हमने कुछ दे रहा है तो हमारा वही काम होगा ना कि हमारा कोई नजदीकी है तो हम उसको किसी और नाम से पुकारेंगे ना। तो दुनिया में बहुत सारे अंडे हैं, सब के नाम थोड़ा याद रखेंगे। तो वो एक काम है, बहुत सारे तारे हैं दुनिया में, बहुत सारे लोगों की तरह। तो हर एक का हम नाम याद नहीं रखता, हर एक हमारे काम नहीं आता, ना हर एक को हम जानते हैं। लेकिन जो हमारे काम आता है, हमारा नजदीकी होता है और हमारे को लाभ भी पहुंचाता है, तो हम उसको याद भी रखते हैं और उसको एक नाम भी देते हैं। तो इसलिए हमने अपने सूर्य को एक नाम दे रखा है, सूर्य। उसको तारा ना कहकर हम सूर्य बोलते हैं, वास्तव में वो भी एक तारा ही है, और वो हमें प्रकाश और उष्मा दोनों देता है। वो हमारे को कुछ दे रहा है, इसलिए हमने उसका नामकरण किया हुआ है, और हमें उससे फायदा हो रहा है, तो इसलिए हम उसको सूर्य बुलाते हैं। ठीक है। बाकी किसी तारे का ना आता प्रकाश तो हमने उस तक के मतलब है, क्योंकि जिसका हमने कुछ मिलता ही नहीं हमारे खातर, तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि तारे हमारे से बहुत दूर है। सबसे नजदीक हमारा सूर्य है। तो वही तारे का हो गया जन्म। फिर ये 5 अरब वर्षों तक ऐसे ही जलता रहता है। फिर इसकी एक अगली अवस्था आती है, जब तारे के अंदर ऊर्जा जो है वो 10% बाकी रह जाती है। कितनी? 10%। तो जो ये तारा होता है इसकी सारी ऊर्जा या सारा ईंधन जल जाता है, उसके बाद उसमें केवल 10% ईंधन बच जाता है, तो वो अगली अवस्था आ जाती है। इसको बोलते हैं लाल दानव। लाल दानव। तो इस प्रकार की अवस्था को लाल दानव तारा कहा जाता है, जब उसके अंदर का ईंधन 10% बच जाता है, बहुत आकार में बड़ा हो जाता है, और ईंधन जो होता है वो कम होता जाएगा। इस अवस्था के अंदर क्या होगा? ईंधन है जो वो तो कम होता जाएगा, और जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। जैसे दीवा है, घर में दिया लगाते हैं, जब उसका तेल खत्म होने को आता है तो उसकी लो जो है ज्यादा मात्रा में जलना आरंभ कर देती है, उसका जो लो का आकार है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से लास्ट में ये फड़फड़ाने की अवस्था में आ जाता है, और जब कोई चीज फड़फड़ाती है तो उसका जो है आकार बढ़ जाता है। लाल दानव को इंग्लिश में रेड जेंट्स भी बोलते हैं। लाल दानव ऐसी अवस्था आ जाती है इसकी। ऐसी अवस्था आने के बाद तारा जो है 2 अवस्थाओं के अंदर जाना आरंभ कर देता है। कौन सी 2 अवस्थाओं में? एक तो अवस्था होती है, एक अवस्था होती है ये तो होते हैं छोटे की तरफ, और ये होते हैं बड़े की तरफ। अब ये छोटे बड़े क्या हैं? नु कह रहा है कि जो तारा है, मान लो यो भी एक सूर्य ही है, क्योंकि हम तो सूर्य से तुलना करेंगे, सूर्य है हमारा। तो जो कुछ जो हमने कुछ दे रहा है, बाकी तो हमने दे रखा है कुछ कि मैं मिल रहा है किसी का में। तारे जो होते हैं, सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो उसने सूर्य से तुलना करी। किसने करी? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर नाम का एक वैज्ञानिक था,
उसने इसकी खोज करी थी और उसको चंद्रशेखर सीमा का नाम दिया था। तो एक चंद्रशेखर सीमा निर्धारित कर दी गई है और यह सीमा क्या कहती है कि जिस तारे के अंदर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना ज्यादा होगा तो वो बड़े सूर्य की अवस्था की तरफ चला जाएगा या बड़े तारे की अवस्था में चला जाएगा। और जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से कम होगा, चाहे सूर्य जितना ही हो, चाहे सूर्य के 1.5 गुना से ज्यादा हो। 1.5 गुना कितना होता है? 1.5 गुना का मतलब 1.5 नहीं होता, 1.44 होता है साइंस के अंदर। 1.5 गुना को 1.44 बोला जाता है। तो छोटा किससे छोटा? 1.44 से छोटा। बड़ा बड़ा किससे? 1.44 से बड़ा। और ये 1.44 क्या है? ये चंद्रशेखर सीमा है। अगर क्वेश्चन में पूछे पेपर के अंदर कि चंद्रशेखर सीमा का मान कितना है तो 1.44 1.44 होता है। तो यह चंद्रशेखर सीमा क्या कह रही है? लाल दानव के बाद जो है उसका ईंधन फिर 10% बाकी रह जाता है और वो जलता रहता है तो और भी कम होता रहता है, और भी कम होता रहता है। तो क्या आता है? जब ये और भी कम हो जाता है, अगर छोटी अवस्था के अंदर है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा है, तो वो जाएगा इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था में जाओगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ आकर उसका आकार जो है वो घटना आरंभ हो जाएगा क्योंकि ईंधन खत्म होने के कगार पर आ जाता है। और इसको बोलते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा भी बोला जाता है क्योंकि ये तारे की चमकने की आखिरी अवस्था होती है। ये यहाँ पर कब पहुंचता है? जब 2 से 3% ईंधन ही उसके अंदर बचता है तो उसका आकार घटना आरंभ हो जाता है और वो श्वेत वामन की तरफ चला जाता है, श्वेत वामन की अवस्था में चला जाता है। श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है और इस प्रकार की अवस्था को तारे की अंतिम अवस्था भी बोला जा सकता है क्योंकि तारा इस वो अवस्था में आने के बाद आखिरी बार ही चमकता है। आखिरी बार ही चमकता है तो इसको जीवाश्म तारा भी बोला जाता है। यहाँ पर जीवाश्म तारा कौन सा होता है? श्वेत वामन अवस्था। कौन सी? श्वेत वामन अवस्था। जब इसका ये 2-3% ईंधन भी खत्म हो जाता है तो यो अगली अवस्था में चला जाता है। अगली अवस्था क्या है? उसी आकार के अंदर काला वामन। किसकी? काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। कौन सा? ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। यानी कि ये चमकना बंद कर गया, काला हो गया, खत्म हो गया। आग जलाते हैं तो लकड़ी जलती है, लकड़ी से कोयला बनता है, कोयला धधकता रहता है, उसके बाद वो हवा लगती रहेगी उसको, तो वो जो है अंतरिक्ष के अंदर और गैसें जो होती हैं उसकी जो फोर्स होता है वो लगता रहता है, जिसके कारण वो ईंधन खत्म हो जाता है। उसका ईंधन खत्म होने के बाद वो चमकना छोड़ देता है। जैसे अंगीठी के अंदर कोयला चमकना छोड़ देता है तो काला हो जाता है, उसी तरह से ये तारा भी चमकना छोड़ देगा तो वो काले रंग का हो जाएगा और वहां पर जाकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। तो काले रंग की अवस्था को ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन बोला जाता है। तो जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटे तारे होते हैं उनका अंत जो है लाल दानव के बाद इन 2 अवस्थाओं में जाकर खत्म हो जाता है। अब इधर आएंगे तो क्या होगा? अगर फिर कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से या 1.5 गुना से ज्यादा द्रव्यमान वाले जितने भी तारे हैं, जब वो अपनी अंतिम अवस्था में आते हैं तो लाल दानव के बाद उनकी अवस्था बड़ी चंद्रशेखर सीमा की तरफ चली जाती है। और बड़ी की तरफ जाएगी तो यहाँ आकर वो तारे जो है इस अवस्था में आने के बाद वो तारे जो है यहाँ आ जाते हैं और इसको बोलते हैं कौन सा तारा? सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा। ये जो है सुपरनोवा तारे की तरफ बढ़ जाता है। तो लाल दानव के बाद इसमें भी सुपरनोवा में क्या हो जाएगा? वह 2 या 3% ईंधन बच जाएगा तो जो है ये लाल दानव की अवस्था छोड़ गए सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा को अभिनव तारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिनव
तारा। ये तारा जो होता है ये विस्फोटक तारा होता है, ये फटता है। क्यों फटता है यो? क्योंकि जब ये इस अवस्था में आ जाता है तो इसके अंदर जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो लोहे जैसे भारी तत्व में बदलना आरंभ कर देते हैं। और जब कोई कार्बनिक तत्व का मतलब कोई भी जब अवशेष जल जाता है, कोई भी पदार्थ जब जल जाता है, जलने के बाद उसके अंदर जब जलने के बाद कोई अवशेष बचता है तो वो सारे के सारे कार्बनिक तत्व ही कहलाते हैं। तो जब इसका सारा ईंधन जल जाता है तो इसका जो वो ईंधन है कार्बनिक यौगिकों के अंदर है, तो इसके अंदर की जो कार्बन थी वो लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ कर देती है, जिससे इसका वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है। और वजन बढ़ता है तो एक समय के बाद ये तारा विस्फोट कर देता है, फूट जाता है। और फूटने के बाद ये 4 अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है। इसमें 4 अवस्थाओं में। पहली अवस्था क्या कहती है? पहली अवस्था के अंदर आ जाता है तो यह अवस्था कहलाती है न्यूट्रॉन तारा। कौन सी? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। तो भाई यहाँ पर जब यह फूट जाता है, फूट कर बिखर जाता है, बिखरने के बाद कौन फूट जाता है? सुपरनोवा या अभिनव तारा। ये फूटता क्यों है? क्योंकि इसके कार्बन के तत्व जो थे वो लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ कर देते हैं और ये तेजी से घूमना भी आरंभ कर देता है, जिसके कारण जो है वो लोहे जैसे तत्व इसको विस्फोट करवा देते हैं। इसका विस्फोट करने के बाद जो है ये न्यूट्रॉन तारे के अंदर बदल जाता है। ये न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा आकार में तो छोटा हो है, यो है आकार में हो जाए छोटा, इसका घनत्व जा है घनाभद, तो इसका जो घनत्व है वो अधिक हो जाता है और चमकना जो है यो शुरू कर देता है मध्यम अवस्था में और आकार में छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? घनत्व इसका बढ़ना आरंभ कर देता है, आकार घटना आरंभ कर देता है और ये धीरे धीरे चमकना शुरू कर देता है मध्यम अवस्था में। इसकी दूसरी अवस्था है पल्सर। क्या है? पल्सर। पल्सर तारा। पल्सर क्या होता है? पल्सर तारा भी आकार में छोटा ही होता है। जब ये न्यूट्रॉन तारा घूमता रहता है तो अगली अवस्था में ये किस में चला जाता है? पल्सर तारे की अवस्था में चला जाता है। पल्सर तारे में क्या होगा? इसके अंदर से चुंबकीय तरंगे निकलना आरंभ कर देती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स, चुंबकीय तरंगे इसके अंदर से चुंबकीय तरंगे निकलना आरंभ कर देती हैं। आकार यही होता है, बड़ी तेजी के साथ घूमता रहता है, घूमते घूमते ही इससे भी कम मात्रा में चमकना स्टार्ट रखता है, शुरू रखता है। चुंबकीय तरंगे जो है इसके अंदर से निकलती हैं, आकार में फिर भी छोटा ही रहता है, चारों तरफ तेजी से घूमना आरंभ कर देता है और जब चारों तरफ घूमना आरंभ कर देता है तो इसका जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तीसरी अवस्था है क्वेसर। क्वेसर जो है तारे की लगभग अंतिम अवस्था मानी गई है। इसके अंदर की जो चुंबकीय तरंगे थी वो और अधिक मात्रा में क्वेसर की अवस्था में जाने के बाद निकलना आरंभ कर देती हैं और ये भी इसी तरह से तेज गति के साथ घूमता है, लेकिन ये अब लगातार नहीं चमकता, ये जलता बुझता रहता है। क्योंकि यहाँ पर चमक रहा था, फिर उसके बाद कम चमकना आरंभ हो गया, यहाँ जाएगा तो फिर जलना बुझना आरंभ कर देगा। जलने बुझने का मतलब किसी भी टाइम इसकी बत्ती गुल हो सकती है, कभी भी ये चमकना छोड़ सकता है और मर सकता है या अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इससे ज्यादा मात्रा में चुंबकीय तरंगे निकलना आरंभ कर देती हैं, तेज गति से घूमना और भी तेज गति से घूमना आरंभ कर देता है। इसका जो घनत्व है वो और अधिक ऊंच हो जाता है और जलता बुझता रहता है। इसके बाद आती है इसकी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था को मैं यहां समझा देता हूं, ठीक है। चौथी अवस्था क्या होती है? ब्लैक होल। क्या होती है? ब्लैक होल। ब्लैक होल को कृष्ण वीवर कहा जाता है, कृष्ण वीवर। ब्लैक होल तारे की आखिरी अवस्था, अंतिम अवस्था। इस अवस्था को छोड़कर अगर कोई तारा आगे बढ़ता है तो वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और माना गया है कि ब्लैक होल के अंदर जो है सारे तारों का अंत
ब्लैक होल के अंदर जाकर ही होता है। जितना बड़ा तारा होगा उतना ही बड़ा ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल की खोज भी चंद्रशेखर ने करी थी। किसने करी थी? चंद्रशेखर ने। तो जो ये ब्लैक होल होता है इसका घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और ये अपने अक्ष के ऊपर चक्कर भी लगाता रहता है, इतनी तेज गति से घूमता है कि ये अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर या अपने चुंबकीय तत्व, चुंबकीय तरंगों के अंदर या अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने वाले सभी आकाशीय पिंडों को अपने अंदर खींच लेता है। और घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है इसका कि ये बिल्कुल ही काले रंग का दिखाई देता है। ये अपने भीतर तो है ना, प्रकाश भी नहीं गुजरने देता, कति काला हो जाए। क्या हो जाता है? बिल्कुल काले रंग का। तो ये अपने अंदर से प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता और हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत बड़े काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। और जब ये अपने चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसका जो चुंबकीय क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके अंदर आने पर ये न्यूट्रॉन तारे को, पल्सर तारे को या कवेसर तारे को सीधा ही अपने अंदर खींच के मिला लेता है। और श्वेत वामन और काले वामन को अगर ये भी इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, तो ये इनको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस प्रकार श्वेत वामन या काले वामन की अवस्था में भी तारे का अंत जो है जाकर ब्लैक होल में ही होता है। इन अवस्थाओं के अंदर क्वेसर, न्यूट्रॉन और पल्सर की अवस्था में होगा। तो अगर ये भी अवस्थाएं इसके नजदीक आ गई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई, तो ये इन्हें भी खींच कर सीधा अपने अंदर मिला लेगा। न्यूट्रॉन तारे को भी खींच सकता है, ये खींच लेगा तो ये खत्म हो जाएगा, जाकर सीधा इसमें जाकर मिल जाएगा। इसमें अगली दो अवस्था मिल रही है जिन की। तो इस प्रकार जो है तारों का अंत आखिर में जाकर किसमें हो जाए? ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है अंतरिक्ष के अंदर। अब अगली क्लास में बताएंगे कि हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी वह किसी हो है, तारे कित पाए जा हैं, ब्लैक होल कित पाया जा है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगे विस्तार के साथ। अभी इतना ही जानना जरूरी है कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण ये अपने अंदर से प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता, और अपने चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले हरेक आकाशीय पिंड को अपनी ओर खींचकर है और अपने अंदर समा लेता है, जिसके कारण इसका वजन भी बहुत भारी हो जाता है। उसी को ब्लैक होल बोला जाता है। और ये तारों की जो है बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद अगली कोई अवस्था नहीं होती जो इस ब्लैक होल के साथ टक्कर ले सके। तो आखिरी अवस्था या एक खींचे है, सब क्या है, और इसके बाद इसको छेड़ने वाला कोई नहीं होता। तो आखिरी अवस्था होती है ब्लैक होल। होल्ड लिख दिया, होल, ठीक है। तो इस प्रकार से वही एक तारा जन्म लेता है और एक तारे का अंत होता है। तो एक बार मोटा मोटा रिवाइज करवा देते हैं। शुरुआत में क्या होता है? गैसों के बादल होते हैं जो विरल माध्यम के अंदर आकाश में गमन करते रहते हैं। जब उनका फोर्स खत्म हो जाता है, उनके ऊपर लगने वाला बल कम हो जाता है, तो वो एक जगह के ऊपर केंद्रित होना आरंभ कर देते हैं और सघन माध्यम में परिवर्तित होना आरंभ कर देते हैं। और वो जब हमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं, हम उनको आसानी से निहार सकते हैं। तो उसको नाम निहारिका दिया गया है। निहारिका को नेबुला कहा जाता है। जब ये घूमते घूमते इनके पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाते हैं और उसके बाद उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण उसके अंदर आग लग जाती है। आग लगने के बाद वो एक तारे का रूप ले लेता है। इस प्रकार एक तारे का जन्म होता है। तारे के अंदर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस होती है जो प्लाज्मा अवस्था के अंदर होती है। किसमें होती है? प्लाज्मा अवस्था में। हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदलती रहती है। किस अभिक्रिया माध्यम के द्वारा? संलयन अभिक्रिया माध्यम के द्वारा। संलयन अभिक्रिया माध्यम क्या होती है? तारे के अंदर पाए जाने वाले ईंधन के द्रव्यमान पर तारे का जीवन निर्भर करता है कि तारे की उम्र कितनी होगी। तो लगभग एक नॉर्मल तारे की उम्र 5 अरब वर्ष बताई जाती है, लेकिन उसके द्रव्यमान के ऊपर तारों का रंग भी निर्भर करता है। अगर तारों का उसके तापमान के ऊपर, तारों के तापमान के ऊपर तारों का रंग निर्भर करता है। यदि तारे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो वो लाल रंग का दिखाई देगा और वो निम्न अवस्था कहलाएगी, सबसे कम तापमान की अवस्था। 6 से 12-13 हजार डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा तो वो मध्यम अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में तारा जो है वो सफेद रंग का दिखाई देगा।
और 13,000 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा तापमान चला जाता है तो वो उसकी उच्च अवस्था आ जाती है और इस अवस्था में तारा नीले रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है तारा 3 रंगों में होता है, लाल, सफेद और नीला। लाल कब दिखेगा, नीला कब दिखेगा, सफेद कब दिखेगा, वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। उसके बाद जब तारा इसी प्रकार अरबों वर्ष तक जलता रहता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब तारे के अंदर केवल 10% ईंधन रह जाता है। जब वो 10% ईंधन रह जाता है तो तारे का आकार बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है और वो लाल रंग का होना आरंभ कर देता है और इसलिए उसका नाम लाल दानव या रेड जेंट्स रख दिया जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सीमा निर्धारित करी कि भाई लाल दानव की अवस्था के बाद तारों की जो मृत्यु है वो किस प्रकार होगी। उसने बताया कि जो हमारा सूर्य है, हमारा जो सबसे करीबी तारा है सूर्य, उसके अंदर के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा द्रव्यमान वाले जो तारे होंगे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा के जो तारे होंगे वो तारे बड़े अवस्था की तरफ जाएंगे। 1.44 जो है चंद्रशेखर सीमा निर्धारित की गई है 1.5 गुना द्रव्यमान की, तो वो 1.5 गुना को 1.44 बोलेंगे। इस अवस्था में जब बड़ी अवस्था में जाता है तो वो तारा जो है और आकार बढ़ा लेता है, इसलिए उसको सुपरनोवा तारा बोलते हैं, जिसको हम अभिनव तारा भी कहते हैं हिंदी में। इसके अंदर इस अवस्था में आने के बाद इसके जो कार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ कर देते हैं और ये बड़ी तेजी के साथ घूमता रहता है, जिसके कारण इसके अंदर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के बाद ये 4 अवस्थाओं में बदल जाता है। कौन कौन सी? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? इसका जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, आकार में छोटा हो जाता है और चमकता रहता है, साथ ही साथ मध्यम गति से घूमता रहता है। पल्सर जो होता है, पल्सर का भी आकार कम ही होता है, लेकिन इसके अंदर से उसके बाद अल्ट्रावेव्स किरणें या चुंबकीय तरंगें निकलना आरंभ कर देती हैं। घनत्व इसका भी उच्च होता है और चुंबकीय तरंगें निकलना आरंभ कर देती हैं इसके अंदर से, और ये भी बड़ी तेज गति से घूमना आरंभ कर देता है। उसके बाद अवस्था आती है क्वेसर की। क्वेसर की अवस्था में जो है तारा जलता बुझता रहता है और चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका ज्यादा हो जाता है और ये जलता बुझता रहता है और घनत्व भी इसका बढ़ता रहता है। तो इस अवस्था में जाने, क्योंकि कोई चीज जब भी जल्दी जल्दी कम होती जाएगी तो नहीं सोच लो उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है। इस अवस्था के बाद चौथी अवस्था होती है ब्लैक होल। ब्लैक होल कृष्ण व्यूवर बोलते हैं। इस अवस्था में वो बिल्कुल ही काला हो जाता है, उसका घनत्व जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी चुंबकीय तरंगे भी और अधिक बढ़ जाती हैं, इसलिए जो है वो इसकी छोटे भाग की तरफ जाने वाली जो अवस्था होती है जिसके अंदर 2-3% जब ईंधन रह जाता है तो वो श्वेत वामन की अवस्था में आ जाता है और श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है। व्हाइट ड्वार्फ की अवस्था में आने के बाद तारे में 2-3% ईंधन रह जाता है और वो भी जलता बुझता ही रहता है, हल्का मध्यम टिमटिमाता रहता है। ऐसी अवस्था को जो है हम क्या बोलते हैं? श्वेत वामन की अवस्था को कौन सा तारा बोला जाता है? बताया तो था, कौन सा तारा था भाई? वो जीवाश्म तारा। कौन सा तारा? जीवाश्म तारा। तो इस अवस्था को हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। जब 2-3% ईंधन भी खत्म हो जाता है तो फिर वो ब्लैक ड्वार्फ की तरफ बढ़ जाता है, काले वामन की तरफ बढ़ जाता है और वहां जाकर उसका अंत हो जाता है। लेकिन जो ब्लैक होल होता है इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है, चुंबकीय तरंगे इसके अंदर से इतनी ज्यादा निकलती हैं और ये इतनी तेज गति से घूमता है कि अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाली सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। सभी चीजें मतलब अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों को ये अपनी ओर खींच लेता है, चाहे वो उल्का हो, चाहे उल्का पिंड हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे कोई उपग्रह हो, चाहे कोई मराउड तारा हो या तारे की कोई लास्ट स्टेज की अवस्था हो। मतलब कहने का है कि कोई भी तारा भी इसके संपर्क में आ जाएगा तो ये उसने भी खींच कर अपने भीतर मिला लेगा। तो इस प्रकार की अवस्था जो है तारों की अंतिम अवस्था कहलाती है। तो तारों का जो अंत होता है वो वास्तव में ब्लैक होल के अंदर जाकर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है भाई एक तारे का जन्म होता है और तारे की मृत्यु होती है। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ जल्दी ही आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।